नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। आ जाइए जल्दी-जल्दी से लाइव, फटाफट आ जाओ लाइव। और आज पेपर 6 डिस्कशन या ऑल ओवर एफएलटी का हमारा लास्ट डे है। आई होप आपने पूरा हिंदी को एक बार देख लिया होगा, चाहे वो पेपर 5 हो, चाहे पेपर 6 हो। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप वो डाउट पूछ सकते हैं आज। और दूसरी चीज़, पहले हम पेपर डिस्कशन कर लें, कुछ चीज़ें यहाँ पर पेपर डिस्कशन की हम सीख लें, फिर उसके बाद में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है? बाकी बताइए कैसे हैं आप सभी? कैसा गया आप लोगों का टेस्ट? कैसा रहा टेस्ट? कैसा गया? और कैसी चल रही है तैयारी? हाँ जी, ठीक था? अ, कल एक्चुअली ये मॉडल आंसर की में कुछ अपडेशन था, मुझे थोड़ा-सा और अच्छा निबंध और ये सारी चीज़ें मिली, तो मैंने सोचा इसको अपडेट करके आपके पास भेजा जाए, सो दैट कि आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी उससे, मेंस के पहले। और जो भी टेस्ट में आपने सॉल्व किया है और जो मैंने मॉडल आंसर की दी है, एक चीज़ ये करिएगा कि ना आप इसको लास्ट टाइम पे, मतलब अभी तो ठीक है, एक बारी अभी भी पढ़ लो, आज मतलब जैसे ही टेस्ट खत्म हो जाए, पूरा जो अपना कॉपी आपने जो भी सॉल्व करके रखी या जो भी आपने मटेरियल जैसे भी आपने करा है, मुझे नहीं पता आपने पीडीएफ में या ऑब्वियस सी बात है आपने हार्ड कॉपी पे ही लिखा होगा, उसकी सॉफ्ट कॉपी मुझे सेंड करी है फिर। तो आप ना उस पे अपने आंसर को अपडेट्स कर लो। जो बातें मैंने लिखी हैं पर्टिकुलर, मैंने कैलकुलेट करके आपके पूरे बोलना चाहिए रिमार्क्स को एक साथ लिखा है, जो मैंने फ़ील किया। उन रिमार्क्स पे विशेष ध्यान देना, है ना? जैसे पर्टिकुलर मैंने किसी व्यक्ति की कॉपी में देखकर ये चीज़ बोली है कि जैसे मुझे 1-2 कॉपी याद आ रही है, नाम तो मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, कि आपका कंटेंट अच्छा है। राइटिंग जब भी कभी आपकी किसी की अच्छी नहीं होती ना, तो आप कंटेंट पे वर्क किया करो। कंटेंट पे इन द सेंस, जैसे अगर आप निबंध, जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, उसके निबंध में अगर आप कंटेंट अच्छा दोगे, ये नंबर ले जालेगा। और निबंध में हमेशा राइटिंग जब अच्छी ना हो तो कोशिश ये करिएगा कि काटा-पीटी मत करो, ओवर राइटिंग मत करो, और कुछ भी लिखने से पहले सोच लो, है ना? क्योंकि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है और ऊपर से आप ओवर राइट कर दोगे, उसको काटा-पीटी करोगे, पेन अच्छा ले जाना, है ना? और ये सब चीज़ें ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो, हिंदी में पेपर 5 में आप नंबर गेन कर सकते हो, जिसकी राइटिंग खराब है ना? जिसने अशुद्धि बहुत ज़्यादा लिखा है। कहाँ पर गेन कर सकते हो? जहाँ पर व्याकरण वाली चीज़ें हैं। बात समझ में आ रही है? जो भी व्याकरण वाली चीज़ें होती हैं, उस पे आप नंबर गेन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल विलोम, पर्यायवाची, शब्द युग्म, ये सब चीज़ें जो हैं, प्रशासनिक, पारिभाषिक, शब्दावली, इनमें आप नंबर गेन कर सकते हो, है ना? क्योंकि 3 मार्कर हल्का-सा मे बी पॉसिबल आपका राइटिंग के कारण या किसी चीज़ के कारण लैग कर जाए, और ऐसा मैंने रिमार्क लिखा है कई लोगों को, है ना? जिसकी राइटिंग अच्छी है और कंटेंट भी अच्छा है, फिर तो ठीक है, आप इस पेपर को नंबर बढ़ाने के लिए यूज़ करो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। और दूसरा, जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, जितनी भी टेस्ट सीरीज़ आपने जॉइन करी है, हर टेस्ट सीरीज़ में हमने कहीं न कहीं अलग-अलग क्वेश्चन का समावेशन किया है। अगर सबका एक बंच बना दिया जाए ना, तो पिछले बार भी ऐसा हुआ था, पिछले के पिछले बार भी ऐसा हुआ था, भगवान की दया से 2-3 मेंस से अपना जो है रुचि धर्मन पाठशाला में आपका पढ़ाने का मौका मिल गया। ऑनलाइन नहीं थे इसके पहले, क्योंकि ऑफलाइन थे। तो हमने जब एक चीज़ देखी, मैं आपको बताती हूँ कि हमने 3-4 टेस्ट की कॉपी जो है, अपनी जितने भी टेस्ट हुए, जैसे इस बार ये लास्ट टेस्ट है इस वाले मेंस के लिए, है ना? जिसमें आपने जॉइन किया है, ये सबसे लास्ट टेस्ट है। तो इस टेस्ट में क्या हुआ था, और इसके पहले जितने भी टेस्ट हो गए, आप सबके एक पूरा बंच निकाल लो। हर बार ऐसा हुआ है कि उस बंच से लगभग 70%, पूरा 100 नहीं बोलूँगी, 30%, क्योंकि कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, 70 टू 80% पेपर जो है कट कॉपी पेस्ट हुआ है। कहाँ 20% लैग करता है, जैसे अपठित गद्यांश कभी-कभी नहीं आते। एक बार बस आया था अपठित गद्यांश, अपनी टेस्ट सीरीज़ से जो दिया था वही आ गया था। और मुझे याद है कि महात्मा गांधी में भी मैंने जो टेस्ट पेपर में बनाया था अपठित गद्यांश, यहाँ से घर से बैठ के बनाकर भेजा था, वो अपठित गद्यांश भी वहाँ पर फँस गया था। तो कहीं न कहीं आप टेस्ट पेपर को अगर अच्छे से सॉल्व करके जाओगे, आज के लिए यही बोल रही हूँ, तो आपको एग्ज़ाम में पेपर पे वो चीज़ रिपीट दिखेगी। और ऐसे में पछताना नहीं होना चाहिए कि यार ये टेस्ट सीरीज में सॉल्व किया था, काश पढ़ लेता। ये सबसे गंदा पछतावा होता है। तो अगर आपने इतनी मेहनत से टेस्ट सीरीज लगाई है, दी है, तो इस टेस्ट सीरीज के जितने भी मॉडल आंसर की हैं, उनको रट के जाना।
है ना? वीडियो देखने का टाइम हो ना हो, क्योंकि मैंने कई ट्रिक्स बताई है, मॉडल आंसर की को रट के जाना पूरा। या प्रश्न अगर आपने अपने मन से मॉडल आंसर की में बनाए हैं, कुछ अपडेशन किया है जो मैंने वीडियो में बताया था, क्योंकि मॉडल आंसर की अलग जाती है। वीडियो के अंदर कुछ हम एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि आंसर की तो हर किसी के पास चले जाती है ना? तो अगर देख पाओ फास्ट फॉरवर्ड में करके तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वीडियो आपने सारे देखे हुए हैं, आप आंसर की को घोट के जाना, है ना? हो सके तो पूरे जो टेस्ट पेपर हैं, अगर लगे तो उनका प्रिंट आउट निकालना हो तो निकाल लेना, वैसे तो प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो लिख लिया होगा आपने तो वेल एंड गुड, उनको याद करके जरूर जाना। ये स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ बेटा, रिपीटेड दिखने वाले हैं प्रश्न आपको, और नहीं भी दिखे ना तो उसी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे ना, तो वो आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत मदद करते हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है, चलिएगा। अब आज के पेपर में आपके कुछ डाउट भी ले लेते हैं और कुछ पहले डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट निबंध थोड़ा ठीक नहीं लिख पाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट निबंध के लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप रूपरेखा बनाओ। बिना रूपरेखा बनाए अगर निबंध लिखोगे ना तो जाओगे। बार बार गांठ बांधने के लिए बोल रही हूँ, रूपरेखा। अब देखो, सबसे पहले तो मैं ये बात कर लूं, आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर 6 का, और आपने कैसे अटेम्प्ट करे, इस स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना? क्योंकि आप यहाँ पर ज्वाइन करे हैं तो कुछ तो फायदा मिलना चाहिए, कुछ ट्रिक्स, है ना? तो देखो, अच्छा ये बताओ, आपने अभी जो पेपर सॉल्व किया, कल थोड़ा सा हमारा जो पेपर का था टाइमिंग, वो इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक आध दिन चलता है, और लास्ट डे ही होना था उसको इधर उधर, लेकिन आपने तो ईमानदारी के साथ में पूरे 3 घंटे में सॉल्व किया है वो, है ना? और जब भी एफएलटी होती है तो थोड़ा बहुत टाइमिंग जो रहता है एफएलटी के हिसाब का ही रहता है। आप मुझे बताओ कितना टाइम मिलता है अपन को इस पेपर को सॉल्व करने के लिए? 2.5 घंटे। अब कितना मिलेगा? 2.5 घंटे मिलेगा। क्या स्ट्रेटेजी रखी? करो तो कमेंट। 2.5 घंटे में कैसे पेपर को सॉल्व किया आपने? मुझे 2.5 घंटे का हिसाब किताब दो, दो जल्दी। अर्जुन दो हिसाब किताब, या जो भी बच्चे यहाँ पर हैं, ये 2.5 घंटे का हिसाब किताब दो तो जरा, कैसे सॉल्व किया? सौम्या हिसाब किताब दो, क्या स्ट्रेटेजी रखी सॉल्व करने की पूरे 2.5 घंटे में? बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेटेजी बताओ, कैसे 2.5 घंटे को मैनेज किया? मैम सौम्या, पहले पत्र लिखा, फिर सेकंड निबंध, देन फर्स्ट निबंध। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट निबंध कितने टाइम में लिखा? पहले पत्र, देन फर्स्ट निबंध, फिर सेकंड। वेरी गुड, ठीक है। कितने देर में आपने पहला वाला जो निबंध है उसको लिखा? दो स्ट्रेटजी बताती हूँ इसमें मैं। टाइमिंग का क्या अलॉटमेंट रखा था? 40 to 50 मिनट्स। ठीक है, देखो ध्यान दो, एक चीज मैंने और देखी, जो मैं आपकी कॉपी चेक कर रही थी उससे मुझे समझ में आया। फर्स्ट निबंध को सबसे लास्ट में, मतलब सबसे लास्ट में तब अटेम्प्ट करना जब आपके पास पूरा पूरा 1 घंटा बचा हो। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट निबंध को सबसे लास्ट में तब अटेम्प्ट करना जब पूरा पूरा 1 घंटे का मार्जिन आपके पास हो। 1 घंटे। रीजन बेटा, क्योंकि ये 50 नंबर का है, ठीक है, लेकिन 50 नंबर से ना वो ज्यादा नंबर भी नहीं देता 50 में, ये डील गंदी है। 50 नंबर में तुम बहुत अच्छा निबंध लिखोगे तब भी तुम मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 नंबर जाओगे, बहुत अच्छा लिखने पर, अदरवाइज 50% पे टपकते हो ज्यादा। तो जो बाकी के बच्चे 3 क्वेश्चन है ना, वो तुमको ज्यादा नंबर दे देते हैं, क्योंकि वो टुकड़ों में होते हैं, ये चीज होती है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, फर्स्ट निबंध जो होता है, कॉपी चेक करने वाला आपकी कॉपी फर्स्ट निबंध से चेक करना चालू करता है। फर्स्ट निबंध आपका इंप्रेशन क्रिएट करता है। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट निबंध आपका इंप्रेशन क्रिएट करता है, मतलब आपको वो जानेगा सबसे पहले। तो जैसे आप कहीं पर भी लड़की देखने जाते हो, मैं इसके लिए एग्जांपल देती हूँ, तो आप सबसे पहले लड़की की शक्ल देखते हो, या लड़की या लड़का भी देखने जाती हैं आजकल, तो उनको क्यों मैं दूर करूं, है ना, लड़कियां भी है। आप सबसे पहले शक्ल देखते हो कि कैसा है, कैसी है, फिर उसके बाद उसका नेचर देखते हो कि यार हाँ ठीक है, अभी ठीक है, फिर उसके बाद में बोलते हो यार शक्ल ही अच्छी थी, बस इससे नहीं बनेगी, शादी वादी नहीं करेंगे। सेम फर्स्ट नियम का निबंध का यही नियम है
कि आपका फर्स्ट निबंध आपका इंप्रेशन क्रिएट करता है ना? फर्स्ट निबंध में आपका काटा-पीटी, राइटिंग, ये सारी चीजें, बड़ी सजावट कहना चाहिए, ये अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये नंबर देगा। सेम पेपर 5 जैसा फंडा 3 मार्कर जैसे आपकी इमेज क्रिएट करता है, वैसे ही यहाँ पर पेपर 6 में फर्स्ट निबंध आपकी इमेज क्रिएट करता है। तो अगर फर्स्ट निबंध को लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 घंटे का मार्जिन रखो। अदरवाइज जैसे अर्जुन ने कहा, या जैसे एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि फर्स्ट निबंध को सबसे लास्ट में अटेंड ना करके आप क्या करो पता है, सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा नंबर देने वाला है लेटर राइटिंग, और सबसे कूल माइंड इसी में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कूल माइंड? क्योंकि पता है आपको ये देगा ना तो डायरेक्ट, मतलब अगर फॉर्मेटिंग गलत हुई तो डायरेक्ट 0 पर पटकेगा। और अंधाधुन में या भागा दौड़ी में जब तुम ये पेपर अटेम्प्ट करते हो तो फॉर्मेटिंग यहाँ पर ब्रेक होने के कारण फिर आगे का कितना भी अच्छा आप लिख लो, गड़बड़ हो जाता है। तो बहुत कूल माइंड से आपको लिखना है। निबंध में बीच में थोड़ा बहुत गोलू मोलू हो जाए, गड़बड़ हो जाए तो चल जाएगा, है ना? निबंध में स्पेशली बीच में कहीं पर 6, 7, 8, 9 पेज में, 9 पेज में नहीं, 5, 6, 7, 8, ये 3 पेज में या 4 पेज में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो वो इतना ज्यादा विजिबल नहीं होता है। तो सबसे पहले लेटर राइटिंग अटेम्प्ट कर ली। लेटर राइटिंग के बाद में तुम तुरंत स्विच हो जाओ फर्स्ट निबंध में। रीजन, क्योंकि तब तक भी तुमको टाइम की कमी नहीं पड़ेगी, है ना? अभी दोनों स्ट्रेटेजी बता दे रही हूँ। फिर उसके बाद तुम लिखो सेकंड निबंध। अब देखो क्यों, लेटर राइटिंग अगर तुम कूल माइंड से लिखते हो, बहुत अच्छा लिखते हो, तो ये 15 में से तुमको 13 नंबर दे सकता है। राइटिंग अच्छी हुई तो। नहीं दे रहा है तो भी मैं बोल रही हूँ आराम से तुम 10 नंबर, ये मिनिमम नंबर बोले, मिनिमम 15 में से 10 मिनिमम होने चाहिए यदि आपने रुचि धर्मन पाठशाला ज्वाइन करी है तो। ये मिनिमम है। मैक्सिमम आप 13 नंबर तक ले जा सकते हो। 15 में से 15 नंबर कभी नहीं, मैंने नहीं देखे, अभी तक नहीं देखे, किसी के भी नहीं देखे। और खुद जो पेपर चेक करता है उनसे पूछा है कि कभी आपने किसी लेटर राइटिंग में 15 में से 15 नंबर दिए हैं क्या? नहीं। खुद कलेक्टर आकर लेटर लिखेगा, जिसने वो लेटर पूछा है वो लिख लेगा तो भी नहीं मिलेंगे। कटु सत्य है। तीनों ही, चारों ही प्रश्न में नहीं मिलेंगे, ना ही निबंध में मिलेंगे और ना ही छोटे निबंध में मिलेंगे। ठीक है, तो तुमने 20 नंबर यहाँ के पका लिए। अब फर्स्ट निबंध में कोशिश ये करना है बेटा 30 अबव पहुंचना है, या 30 तो मिनिमम पहुंचना है। तो तुम्हारे 20 यहाँ के और 30 यहाँ के, तुम्हारे 50 नंबर पक चुके हैं। अब मिनिमम की बात कर रही हूं मैं, मिनिमम, मैक्सिमम बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और जो सेकंड वाला निबंध है जो तुम्हारा 20 नंबर का आ रहा है, आराम से तुम उसमें 10 नंबर, 10 से 15 नंबर ले सकते हो। 20 निबंध में 15 नंबर लेने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। 10 नंबर तुम आराम से ले सकते हो 20 नंबर वाले में, मिनिमम आराम से ले सकते हो अगर तुमने सही से स्ट्रेटेजी रखी। तो आराम से तुम यहाँ पर 60 नंबर मिनिमम में पहुंच सकते हो, और इतने आने चाहिए, इतने आने ही चाहिए 60 नंबर। स्ट्रेटेजी यही रखना है कि मिनिमम 60 तो आने चाहिए, मिनिमम बोल रही हूँ बेटा। मैक्सिमम मैडम कितने तक पहुंच सकते हैं मेरे को बाकी का नहीं पता। मैं मेरे पेपर 6 में पहले भी 100 नंबर का होता था, 73 नंबर तक पहुंची हूं, है ना? तो आप आराम से 70 से 75 के बीच में पहुंच सकते हो। अगर, अब मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा भी अच्छी नहीं है, मेरी राइटिंग ठीक है, अच्छी है। स्ट्रेटेजी पता है यार, दिन रात तुम यही पढ़ाते हो, और कई बार पता है ऐसा नहीं है, पता चला बोल दिया और अब फिर आगे के कभी के कभी बिगड़ गए तो ऐसा नहीं होता। कई बार जो मास्टर होता है ना, उसी के नंबर कम आ जाते हैं और चेला जो हो जाता है वो गुरु बन के निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जो हम बता रहे हैं वो हम कभी कभी फॉलो नहीं कर पाते। दिन भर तुम पढ़ाते रहते हो, डेटा तुम्हारे पास आ नहीं रहा है, कोटेशन बस याद है, तो अकेला सजीव बनाकर भी निबंध को तुम कुछ नहीं कर लोगे, है ना? उसके साथ में तालमेल चाहिए आपके जीएस के डेटा का। तो आपको तालमेल रखना है 2 चीज निबंध में, कि केवल ऐसा नहीं कि पूरा निबंध फैक्चुअल जा रहा है। मेरे को याद आ रही है सौम्या की कॉपी, पूरा निबंध फैक्चुअल, बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि थर्ड पेपर का कोई आंसर लिख दिया है। बात समझ में आई? नहीं करना ऐसा। उसको जान डालने के लिए उसमें थोड़ा सा क्या डालो, सजीवता डालने के लिए कोटेशन डालो। एक था जिसने कोटेशन ही कोटेशन, लास्ट वाले निबंध के तुमने निष्कर्ष में सिर्फ कोटेशन लिख दिया। नहीं, मॉडल आंसर दे रही हूं ना बेटा, देखो नपा तुला है, तालमेल है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल इसके जैसा लिखो, लेकिन इसके फॉर्मेट को कम से कम अपनाओ।
है ना? और नहीं अपना पा रहे हो तो निष्कर्ष और प्रस्तावना को अच्छा रखो, इंप्रेशन अच्छा क्रिएट करो। अगर इसके बाद तुम्हारी राइटिंग अच्छी होती है, तुम्हारी कॉपी सुंदर दिखती है, तो तुम आराम से 70 से 75 पहुंच सकते हो, 75 भी पहुंच सकते हो। और 75 आए हैं लोगों के, मैंने देखे हैं। राइटिंग अगर जिसकी बहुत अच्छी है, जिसने डीसी की पोस्ट लिया है, 75 तक गए। हिंदी में भी बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, हिंदी में भी 170 180 नंबर तक नंबर मिले, और इस बार लाया जा सकता है। क्यों लाया जा सकता है? क्योंकि सौम्या नहीं, हंसा की थी, हाँ सॉरी, माफी चाहूंगी रे, हट माफी हो गया, ठीक है, माफी चाहूंगी। आपकी अशुद्धि आ रही है, सॉरी, मतलब मैं वही बोल रही हूँ, किसी एक की कॉपी जो है, आपने शायद एक दूसरे की कॉपी भी देखी होगी। इस बार ग्रुप क्रिएट किया था और कम लोग थे, इसलिए ग्रुप क्रिएट कर पाए हम, है ना? बाकी दूसरे बैच में बाप रे बहुत अच्छा खासा क्राउड है। और एक चीज और बोलूंगी मैं कि जो है अपना थोड़ा सा, मतलब बुरा मत मानना इस चीज को, बाकी जो बैच के बच्चे हैं उससे परफॉर्मेंस डल है, बुरा बिल्कुल मत मानिएगा, और ना ही हतोत्साहित कर रही हूं। पहले मैंने क्या कहा कि हमारा लास्ट डे, मैंने जो एनालिसिस किया उस पर बात करती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी पूरी कॉपियां चेक हो गई हैं, 2 कॉपीज की और बची हैं, ये तो रात तक में आपकी ये पेपर 6 की भी कॉपी आपके तक पहुंच जाएगी। मैं ये कह रही हूँ कि परफॉर्मेंस डल जरूर है इस बैच का, लेकिन इंप्रूवमेंट हुआ है। आई रिपीट अगेन, इस बैच का परफॉर्मेंस डल जरूर है, लेकिन इंप्रूवमेंट हुआ है और इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। मैंने आपकी डे 1 की कॉपी देखी और अभी तक की कॉपी देखी, इंप्रूवमेंट है। इवन कुछ बच्चों में राइटिंग का भी इंप्रूवमेंट है। सौम्या मैम, अशुद्धि कैसे दूर करूं? बेटा, अब अशुद्धि दूर करने का टाइम नहीं है। मैंने कल भी बोला था लाइव क्लास में, आज भी बोल रही हूं, और आपके में शायद रिमार्क भी लिखा है कि अब आप अशुद्धियों को दूर करने पर बिल्कुल अपनी एनर्जी मत लगाओ। पेपर का लास्ट टाइम चल रहा है। अशुद्धि और राइटिंग सुधार ये दूर करने के लिए मिनिमम 3 महीने चाहिए। जैसे अभी जो मैराथन वाला बैच है, जो लॉन्ग टर्म अपना बैच चला आ रहा है, उसमें ड्रामेस्टिक चेंज है। क्यों? इतने दिनों से साथ में है, रोज अपने दिन का आधा घंटा हिंदी के लिए देते हैं, धीरे 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 धीरे, तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया। अब आपको ये बोलूंगी क्या मैं? नहीं, बिल्कुल गलत डायरेक्शन नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं डरना है बेटा कि आपकी अशुद्धि जो है वो अभी सुधारोगे या राइटिंग सुधारोगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत करना गलत स्ट्रेटेजी, और ना ही डरना अब इस चीज को लेकर कि मैं अशुद्ध लिख रही हूं या मेरी राइटिंग खराब है या मैं गलत लिख रहा हूं। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस लैक करेगा। बहुत प्यार से समझा रही हूँ, कॉन्फिडेंस लैक करेगा। ऐसा कोई काम नहीं करना है जो कॉन्फिडेंस लैक करे। मैंने इसलिए बोला कि आपका भले ही परफॉर्मेंस गड़बड़ है, लेकिन आप में इंप्रूवमेंट है, तो अपनी ताकत बनाओ अपने जीएस वाले पोर्शन का। आपकी राइटिंग गड़बड़ है, एक लाइन निबंध में जैसे गंदी लगती है कॉपी, कोटेशन लिखा, एक लाइन छोड़ा, छोटा सा पैरा बनाया, फिर कोटेशन लिखा, फिर छोटा पैरा बनाया। तो गंदी राइटिंग में जब आप दूर दूर लिखते हो और बिना काटापिटी के लिखते हो, तो वो राइटिंग गंदी नहीं लगती। और अशुद्धि पता है कब नजर में आती है? जब जो बहुत कॉमन सब्जेक्ट शब्द हैं उनमें आपने गड़बड़ी कर दी है, तब अशुद्धि नजर आती है। समझ में आ रही है? और तब अशुद्धि पे ज्यादा नजर आती है जब आपकी कॉपी थोड़ी घिनी लगती है, ओवर राइट करा हुआ है आपने, बार बार काटा पिटी करी। अगर कहीं पर कोई गलती भी हो जाए ना, तो फिर ऐसा काट दिया करो। और पेन सबसे अच्छा रखो, पेन। कई बारी मेरे को नहीं पता, हो सकता है आप अभी बेमन के दे रहे होगे, तो मैंने आपका देखा है, ऐसा लगता है कभी कभी कॉपी देके कि यार ठीक है यार, मेंस प्रीलिम्स निकल गया है, मेंस देने का मौका मिला है, इसलिए बस ठीक है लिख दो, मेंस देना है इसलिए पेपर लिख दो। ये फीलिंग आ रही है कॉपी देखकर आपकी अभी, तो ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। आप बोलोगे तो भले ही एक आध एफएलटी या जो भी एक डिस्कशन क्लास है, मैं और एक्स्ट्रा आपको बोनस सारे जितने बच्चे हैं सबके साथ में ले लूंगी। अगर आपको और कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिएगा, है ना, उस हिसाब से। लेकिन ये इम्प्रूवमेंट जो मैं बता रही हूँ लास्ट डे, इनको गांठ बांध के रखना है। ये जीएस में भी अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल मत देखो। अब पेपर छूट रहा है एफएलटी। अब देखो, इस पेपर में तुमको ये चीज समझ में आई, क्या ध्यान रखना है? ये सीक्वेंस मैंने तीनों चारों सीक्वेंस अप्लाई करे हैं।
ये सीक्वेंस और इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करने में बच्चे का पेपर भी नहीं छूटा है और परफॉर्मेंस या कॉपी अच्छी लगे। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में पहला निबंध कर रहे हो, अब टाइम कम है, प्रेशर आ रहा है, उसकी रूपरेखा नहीं बन पा रही है और अंडर प्रेशर ऐसा लग रहा है कि 10 पेज का निबंध नहीं लिख पाएंगे और वो छूट रहा है और उसमें राइटिंग बहुत गंदी आ रही है। अब सामने वाले को ये थोड़ी ना पता कि आपने जो थर्ड क्वेश्चन है वो लास्ट में अटेम्प्ट किया है। ये थोड़ी ना पता है उसको कि थर्ड क्वेश्चन तुमने लास्ट में अटेम्प्ट किया है इसलिए वो पहले चेक करने जाएगा। नहीं, तुम अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस कुछ भी रखो, तुम्हारा पहला क्वेश्चन ये है, वो वही चेक करेगा। तो इसको लास्ट में मत अटेम्प्ट करना, और लास्ट में अटेम्प्ट करना है तो तब अटेम्प्ट करना जब 1 घंटे का मार्जिन हो। मैंने बच्चों को देखा, निबंध दिखने में बड़ा है, लेटर राइटिंग दिखने में छोटी है ना, लेकिन अटेम्प्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब देखो 2.5 घंटे का तुम्हारे पास टाइम है, आपके पास 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं इसको 4 क्वेश्चन नहीं मान रही, मैं 3 मान रही हूँ। जो भी आपका 3 कैसे मान रही हूँ बता रही हूँ। पत्र लेखन के जो 2 क्वेश्चन है वो, ठीक है, और आपका एक छोटा निबंध है वो, और एक आपका जो बड़ा निबंध है वो, ठीक है, छोटा निबंध और बड़ा निबंध। अगर कई बच्चे हैं जो इसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, इसी सीक्वेंस को नहीं, एक और इसके अलावा एक और अच्छा अटेम्प्ट करने का तरीका है। सबसे पहले आप बड़ा निबंध ही अटेम्प्ट करिए, फिर उसके बाद में पत्र अटेम्प्ट करिए और सबसे लास्ट में छोटा निबंध अटेम्प्ट करिए। ये एक फॉर्मेट भी अच्छा चल रहा है जिससे बच्चों का पेपर नहीं छूटा और कॉपी अच्छी लग रही। बड़ा निबंध करने में आप पूरा पूरा 1 घंटा दे दीजिए, पूरा 1 घंटा। 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा समय भी लग जाएगा, क्योंकि पहला बार अगर अटेम्प्ट कर रहे हो, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, जो भी पहला क्वेश्चन होता है उसमें ज्यादा टाइम लगता है अटेम्प्ट करने में, अगर आपने देखा होगा तो, एक रिदम बनाने में, है ना। तो पहले के लिए आपने 1 घंटा दे दिया और 10 मिनट और एक्स्ट्रा ले लो, मैं बोल रही हूँ काय के लिए, रूपरेखा बनाने के लिए, रूपरेखा के लिए। फिर उसके बाद में तुम पूरा पूरा आधा घंटा 15-15 मिनट में एक लेटर को अटेम्प्ट कर लो। आराम से किया जा सकता है, मैं बोल रही हूँ 20-20 मिनट में कर लो, ठीक है। तो 40 मिनट तुम्हारे इसके हो गए, 1 घंटा 10 मिनट इसके हो गए, बाकी का बचा आधा घंटा इसके लिए हो गया। 20 मिनट में भी छोटा निबंध किया जा सकता है, लेकिन मैं बोल रही हूँ आधा घंटा आराम से। और 10 से 15 मिनट तुम्हारे बच जाएंगे, पता है, उसको रीचेक करने के लिए। और इतना बचाना, रीचेक करने में क्या फायदा होता है कि आपने अपनी कॉपी एक बार देखी, आपको समझ में आ जाएगा मेरी कॉपी ऐसी दिख रही है। अगर ऐसा लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे मैंने अंडरलाइन नहीं करी है, तो लास्ट में आपको उनको अंडरलाइन कर देना है, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना है। अगर स्केल है तो स्केल से लाइन खींच देना, यदि तुम्हारा एग्जामिनर स्केल ले जाने को अलाउ करता है तो। हमारे वाले एग्जामिनर ने हमको स्केल, पानी की बोतल, एक पेन के अलावा पेंसिल वेंसिल कुछ ले जाने नहीं दिया था। भले ही हम पेंसिल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हम स्केल पेंसिल ले जा लेते हैं। क्यों? कभी जरूरत पड़ जाती है पेन के साथ में लिखने में, या पेंसिल से, छोटे छोटे पेंसिल और इरेजर, क्या होता है ये ना, उस पे भी, क्वेश्चन पेपर पे भी नहीं लिखने देते। अब कौन सा अटेम्प्ट करना है, क्या अटेम्प्ट करना है, वो थोड़ा सा ना दिमाग में, या कभी कभी जब बड़ी चीजें अटेम्प्ट करनी रहती है, अनुवाद हो गया, ये सब चीजें हो गई, तो उसमें सिलेक्शन में दिक्कत जाती है। तो उसके लिए पेंसिल से छोटी छोटी टिप लगा लो, ये करते हैं। लेकिन एग्जामिनर डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम हॉल में ये चीज अलाउ कर रहा है कि नहीं, हर चीज के लिए तैयार रहना। वो अलाउ नहीं करता है, कभी कभी बहुत खड़ूस होते हैं, है ना। तो फिर उनसे लड़ना मत, क्योंकि 6 दिन वहीं पर रहना है, खासकर लड़के, और आजकल तो लड़कियां भी। पता नहीं क्या करते हो आप लोग, उसी का चेहरा देखकर, या कभी कभी भले ही एग्जामिन सेंटर में एग्जामिनर चेंज होते, मत लड़ना। पहले ही दिन देख लेना कि मेरी बेंच के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, हिल तो नहीं रही है बेंच। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल जैसे पिछले बार ठंडी का मेंस जो था, वो तबीयत खराब हो गई थी, खिड़की के बगल में रखा, इतनी ज्यादा हवा आ रही, बारिश आ रही, वो पूरा अपने ऊपर आ रहा, और चेंज नहीं करवाए फर्स्ट डे। वो तो भला हो दूसरे तीसरे दिन कि छींकने लगे या वो हो गया, तो उसने खिड़की बंद करवाई, खिड़की बंद करवाई तो लाइट नहीं। तो देख लेना ये सब चीजें पहले दिन, बड़े प्यार से बता रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ बेटा, है ना। और कई मेंस दिए होंगे तो उनका अनुभव होगा, ये पहले ही दिन देख ले और हर चीज के लिए रेडी रहे, क्योंकि आपके कोचिंग सेंटर जैसे, आपके घर जैसे एग्जाम हॉल नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये लास्ट डे के होते हैं, तो ये थोड़ा सा तकलीफ इस चीज में दे देते हैं कि तुम थक चुके होते हो। ये कुछ चीजें, कुछ प्रिकॉशंस थे जो मैंने बताया, अटेम्प्ट करने का तरीका बताया, एक ये वाला और एक ये वाला आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब उल्टा बिल्कुल अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि उससे नंबर गड़बड़ होते हैं, है ना। और एक बार और कोई टेस्ट जो है, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मेट में अटेम्प्ट करके देख लो, स्पेशली एफएलटी बस अटेम्प्ट करके देख लो, फुल लेंथ।
है ना, कि 2.5 घंटे में और 2 घंटे में पेपर 5 वाला और ये वाला पेपर 6 वाला अटेम्प्ट हो रहा है कि नहीं, और सीक्वेंस क्या बनाना है, अपना एक फॉर्मेट बना लो और उसी को फाइनल एग्जाम में फॉलो करना है। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं पेपर 6 के डिस्कशन में लाते हैं, जैसे अब निबंध वाली चीज, सामुदायिक जीवन, महत्व एवं बाधक तत्व, है ना, ये वाला मैंने निबंध दिया आपको क्योंकि ये मिल नहीं रहा था, सामुदायिक जीवन वाला लोगों ने बोला, तो ये वाला दे दिया मैंने आपके लिए भी कि आ जाए तो पका पकाया, बस यही रट के लिख दिया, है ना। मैम अभी 4 से स्टार्ट किया था, मैं नहीं समझ पाई बेटा, 4 अच्छा क्वेश्चन 4 से नवीन, ठीक है, तो वही देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेटर राइटिंग स्टार्ट किया फिर उसके बाद फर्स्ट में आ रहे हो, मैं अभी कॉपी देख लूंगी कि आपकी जो कॉपी है उसमें क्या कैसा दिख रहा है फर्स्ट पेपर। अगर 4 से स्टार्ट किया फर्स्ट, मेरा कहने का मतलब ये बस है कि आप अटेम्प्ट करने का अपना खुद का पैटर्न जो भी बना रहे हो, बस क्वेश्चन नंबर 1 को हड़बड़ी में गंदा मत करके आना कि आधे घंटे का समय बचा है और 50 नंबर का क्वेश्चन 1 के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए तो वो बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। बस ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, कैसे भी अटेम्प्ट करो। और उसमें से ये 2 पैटर्न ज्यादा अच्छे चल रहे हैं जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया दूसरे बैच में, है ना, परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि अब आपके साथ में और ज्यादा अभी अगला टाइम का हमारे पास ये नहीं है। फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ मैडम, यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ नवीन, यही, है ना, मतलब सीरियसली बोल रही हूँ, ऐसे ही नहीं बाल पकाए, हर तरीके से हिंदी का पोस्टमार्टम करा है, हर तरीके से अटेम्प्ट करके मैंने खुद देखा है। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर रही हूँ कि मेरे को अनुभव ना हो मेंस का या फाइनल एग्जाम का, है ना। कई टीचर होते हैं जिनको पढ़ाने का बहुत अनुभव है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो बच्चे के साथ में एग्जाम हॉल में हो रहा है वो उनका अनुभव नहीं है। मैं यही बोल रही हूँ, ये चीज नहीं होना चाहिए। अच्छा है कि ये यहाँ टेस्ट सीरीज में हो गया। 50 नंबर का क्वेश्चन छूट रहा है, आधा निबंध लिख रहे हो, मतलब तुमने उसकी शुरुआत तो ठीक करी होगी, अंत वो हुआ ही नहीं होगा। ये ब्लंडर है। क्यों? सामने वाले को थोड़ी ना पता कि वो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 को पहले चेक करेगा। खुद सोचो ना, वो पहले चेक किसको करेगा? क्वेश्चन नंबर 1 को। तो वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा इन द सेंस कंप्लीट, सुंदर, स्वच्छ। कई बारी कंटेंट ऊपर नीचे हो जाता है और कॉपी में सिर्फ राइटिंग अच्छी होती है, ये नंबर दे देते हैं। हिंदी के प्रोफेसर ऐसे होते हैं। आज क्यों? क्योंकि बीए एमए ऐसे ही लेक्चरर प्रोफेसर ही चेक करते हैं, है ना, तो उनको राइटिंग से हिंदी की बड़ी प्यार होता है, बड़ी प्यार, बड़ा बहुत ज्यादा। समझ में आ रही है? तो मैं आपको राइटिंग के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप अपनी कॉपी सुंदर रखो, बस यही बात बार बार बोल रही हूँ। कॉपी सुंदर रखो। अटेम्प्ट करने का एक बार और सीक्वेंस जो है, कोई दूसरा पेपर जो है ना बेटा, उसको एक बार अटेम्प्ट करके देख लो, है ना। थोड़ा सा अगर एक बार कॉन्फिडेंस चाहिए तो एक एक एफएलटी, ये सबके लिए बोल रही हूँ, एक एक एफएलटी पेपर 5 की और पेपर 6 की अटेम्प्ट करके देख लो, एक एफएलटी, है ना। ज्यादा हो तो बता देना, हम एक जो पुराने टेस्ट की एफएलटी है या कोई भी है जो, या यही वाली, लेकिन यही वाली अटेम्प्ट करोगे ना तो फिर नहीं आएगा मजा। क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चन देख लिए, जल्दी हो जाएगा ये सॉल्व। कोई नई एफएलटी जो है ना, वो अटेम्प्ट करके एक बार देख लो, एक एक बार टाइम के साथ में। टाइमर लगाना, जैसे ही तुम्हारा अलार्म बजा छोड़ देना पेपर को, और सीक्वेंस जिस हिसाब से है उसको सेट कर लो एक बार, है ना, दिमाग लगा के, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी होता है। ठीक नवीन? चलो, अब हमने यहां पर देखा, ये आपका निबंध आपके सामने है, पहला निबंध का ही पूरा अपन ने ये लिखा है। फिर उसके बाद में एक राष्ट्र एक चुनाव, ये मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैंने सोचा ठीक है आपको पूरा दे देते हैं, है ना, ये हो गया आपका। फिर अनुस्मारक। अब देखो, ये निबंध की बात क्लियर, निबंध में कैसे क्या अटेम्प्ट करना है। अब लेटर राइटिंग में 2 टाइप के प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में या क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करती हूँ। पता है क्वेश्चन नंबर 4 में केवल आप, पता है क्या करो, प्रतिवेदन अटेम्प्ट करना है, ये आज से बना लो। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे को प्रतिवेदन अटेम्प्ट करना है, ये गांठ बांध लो। काय को? अगर बन गया तो प्रतिवेदन के लिए अभी टाइम है, प्रतिवेदन की फॉर्मेटिंग सीख लो, प्रतिवेदन अच्छा कर लो। अब सुनो क्यों, 3 पेज मिल रहे हैं बेटा आपको,
दूसरा निबंध अगर आ रहा है, सपोज निबंध नहीं रे, लेटर, दूसरा लेटर अगर आ रहा है, सपोज करो उसने आपसे अधिसूचना, प्रश्नांकन या दूसरा लेटर पूछ लिया जिसमें तुम्हारा एक पेज भी नहीं भर रहा है, तो वो तुमको यहाँ पर 15 नंबर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वर्ड लिमिट 250 है। समझ में आई? ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन 4 में स्ट्रेटजी ही बता रही हूँ, आपको आराम से 3 पेज भरते हैं प्रतिवेदन में, और ये आउट है, लिख कर ले लो, गांठ बांध लेना आज या रिकॉर्ड करके रख लो। मैडम ने बोला था, मुझे ऐसा लग रहा है कि अथवा में प्रतिवेदन जरूर रहेगा। पता नहीं क्यों ऐसा अंदर से बहुत फीलिंग आ रही है, गारंटी नहीं ले रही हूँ। अथवा में वही प्रश्न रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो तुमको लास्ट में पूछे। कहने का मतलब क्या क्या पूछे देख लेती हूँ सिलेबस में। प्रतिवेदन, अधिसूचना, ज्ञापन और टिप्पण लेखन, 4 बस हैं। तो मैं तुमको 4 में से 2 बोल रही हूं, एक प्रतिवेदन और दूसरा ज्ञापन। गांठ बांध लो, क्वेश्चन नंबर 4 में प्रतिवेदन और ज्ञापन के प्रश्न तुमको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत अच्छे से स्मार्टली करना है, जो मैंने स्ट्रेटजी बताई कि प्रतिवेदन में ऑलरेडी तुमको लिखने के लिए पता है 3 पेज होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई समिति वाला प्रतिवेदन आ गया है तो समिति वाले प्रतिवेदन में एक पैरा वैसे ही तुम्हारा बढ़ जाना है जब तुम बताते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल भी बोला था कि अगर तुमको आता है कि हम उपयुक्त, जैसे किसी अतिक्रमण के लिए आपने 5 सदस्यीय एक समिति बनाई है जिससे जनसामान्य में जो आक्रोश आ गया है ना, उसके समाधान के लिए, और आपने जो भी डिसीजन लिया है उसको आपको बताना है। तो आपने ये प्रश्न में पूछ लिया कि 5 सदस्यीय समिति है, तो उस समिति के बारे में जब तुम बताते हो तो ऑलरेडी तुम्हारा एक पैरा जो होता है वो बढ़ ही जाता है एकल प्रतिवेदन की तुलना में, है ना। और ज्ञापन, सेम, ज्ञापन भी उसी का भाई है। ज्ञापन भी लिखने में ऑलरेडी तुम्हारे 2 से 2.5 पेज आराम से भर सकते हैं। और ज्ञापन इनने मेरे को लगता है सिलेबस में इसलिए शामिल किया है क्योंकि ज्ञापन का वेटेज बढ़ गया। आए दिन रोज हम ज्ञापन जो है वो सौंपने जा रहे हैं, है ना। जन सामान्य की इतनी समस्या आ जाती है कि वो हमारे यहाँ पर ज्ञापन जो है वो प्रस्तुत करने ही आता है ना। तो एक ज्ञापन और एक प्रतिवेदन, इसमें लिखने के लिए कंटेंट ज्यादा है, तो ये 2 को प्रिपेयर करो। इसके अथवा में जो चीज रहेगी, फॉर एग्जांपल अधिसूचना और टिप्पण, है ना, तो ये स्किप कर सकते हो। 2 प्रिपेयर कर लिया, थोड़ा तुक्का, अगर अभी टाइम नहीं है तब बोल रही हूँ, बाकी ऐसा नहीं बोल रही हूँ, करना तो फिर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, प्रश्नांकन, अनुस्मारक, इतने हैं। इनमें से 3 शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र और परिपत्र। आई रिपीट, शासकीय, अर्धशासकीय और परिपत्र, ये लिखने के लिए ज्यादा कंटेंट देते हैं। तो इनको अटेम्प्ट करोगे तो आपकी 250 वर्ड लिमिट जो है उतनी अगर नहीं भी होगी तो 2 पेज में तुम्हारा पेपर चला जाएगा। बात समझ में? तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं पेपर को सॉल्व करने की। तो राइटिंग और ये सब चीजें थोड़ा अलग हो जाती है। अब देखो अगला प्रश्न, यदि तुमको 2 प्रश्न मिलते हैं और एक प्रश्न में पूछता है, जैसे मैंने ये कहा कि अनुस्मारक, ये अनुस्मारक की विशेषता लिखते हुए फॉर्मेट बताओ, तो ये 2 सेक्शन में बटा हुआ प्रश्न है, एक विशेषता और दूसरा फॉर्मेट। 2 सेक्शन में बटा हुआ प्रश्न है, ऐसे प्रश्न को अटेम्प्ट करो। क्यों? एक पेज तुम पूरा विशेषता में बता दोगे और एक पेज तुम्हारा फॉर्मेट में गया। अगर प्रश्न आता है कि परिपत्र और प्रश्नांकन में अंतर लिखते हुए दोनों में से किसी एक का फॉर्मेट बताओ, लिखने को कंटेंट ज्यादा है, रेदर देन कि तुम वो वाले प्रश्न को अटेम्प्ट करो कि शासकीय महाविद्यालय मोती तबेला में 200 अलमारी क्रय करने हेतु टिप्पण लिखें, उसकी जगह प्रश्न आ रहा है एक और अथवा में कि अधिसूचना और ज्ञापन में अंतर प्रस्तुत करते हुए एक का प्रारूप प्रस्तुत करें, किसी एक का या दोनों का प्रारूप प्रस्तुत करें। अटेम्प्ट कौन सा करना? अंतर वाला। क्यों? एक पेज में अंतर आ जाएगा, पूरा कंटेंट लिखने को ज्यादा हो जाएगा, और दूसरे में ज्ञापन का फॉर्मेट या जिसका भी फॉर्मेट है, तो लिखने का ज्यादा कंटेंट हो जाता है अगर बन रहा है तो। बाकी तो फिर लास्ट में यही है कि भैया दोनों अथवा में से तुमको प्रश्न बन नहीं रहा है तो जो बन रहा है वही अटेम्प्ट करोगे, है ना। अगर अभी तक तैयारी नहीं करी तो भैया जो बन रहा है वही अटेम्प्ट करना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। समझ में आया बेटा? पक्की बात। तो ये स्ट्रेटेजी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की थी। बाकी छोटा निबंध, छोटे निबंध के लिए कुछ नहीं, 1-2 चीज और सुन लो, ठीक है। जैसे अब छोटे निबंध के लिए ये थोड़ा करंट अफेयर का लगा, एक पेज जो तुम्हारा छोटा निबंध, छोटे निबंध को मैं हेडिक नहीं मानती, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक पेज तुम्हारा पूरा पूरा प्रस्तावना के लिए जा रहा है,
एक पेज तुम्हारा पूरा जो है निष्कर्ष के लिए जा रहा है। अब तुम एक बात बताओ यार, 3 पेज में तुम डायमेंशन नहीं ओपन कर सकते क्या? एक पेज पूरा लगा दो कोटेशन के साथ, पूरा प्रस्तावना लिखने के लिए आराम से। और हर निबंध के एक एक दो दो कोटेशन तो याद कर लो, अच्छे वाले जो तुम निष्कर्ष और प्रस्तावना में लिखोगे। बीच के कोटेशन में अपने मन से दे बत्ती कर सकते हो। बात समझ में? और नहीं भी लिखोगे, एक दो पेज में कोटेशन तो चलेगा, एटलीस्ट 6 कोटेशन एक निबंध में लिख लो तो अच्छा लगता है। शुरू और लास्ट में तो इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए अच्छा निबंध लिखना है ना। 3 पेज में आराम से इसका डायमेंशन ओपन हो जाता है और लिखने को बहुत होता है, तो छोटे निबंध में एज सच कोई दिक्कत नहीं जाती। ठीक है, तो ये आपके आंसर की थी, ये सारी चीज थी। जैसे मैंने एक यही वाला इसलिए दिया था क्योंकि इसमें लिखने को कंटेंट ज्यादा है ना। अभी कोई और डाउट हो तो पूछ लीजिए भैया। ये मेरे तरफ से थी जो चीजें मैंने आपको बोली, है ना। बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल मतलब जाने मत देना, है ना। राइटिंग नहीं सुधारना है, अभी बिल्कुल नहीं सुधारना है। उसकी जगह बस हमको काटा पिटी नहीं करना है, हमको अशुद्धि भी नहीं सुधारना है। जो लिखते हो वही लिखो, बस अच्छा पेन लिख रखो और काटा पिटी मत करो। कॉपी को नीट एंड क्लीन रखो। जहां पर लग रहा है बहुत ज्यादा भसड़ हो रही है तुम्हारी कॉपी में, वहां पर तुम एक लाइन नीचे की क्या कर दो, छोड़ दो। तो उससे आपकी राइटिंग अगर खराब है तो वो बड़ी सिस्टमेटिक दिखने लगती है ना। जैसे अगर आपने एक पैरा चेंज किया है कहीं पर, ठीक है, तो अगला पैरा जस्ट उसी के नीचे से चेंज करो, है ना। एक लाइन छोड़ी और उसी के नीचे से चेंज। तो जो चीज खराब है अगर आप उसको रिप्रेजेंट अच्छे से कर दो, है ना, तो वो बड़ी प्यारी लगती है। आपने देखा है कि किसी का मकान, घर घर जो होता है वो मिट्टी का होता है, खपरे का होता है, लेकिन इतने अच्छे से सजाया जाता है कि उससे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है। सेम वैसे ही है कि आपकी कॉपी में वही पॉजिटिव वाइब्स उसको दिखना चाहिए। भले ही राइटिंग खराब है तो क्या हुआ, और किसी का मकान बहुत अच्छा है लेकिन पूरा मचा पड़ा है, मकान के अंदर गंदगी है और ऐसा है, तो मजा आएगी क्या? नहीं। तो बस यही मैं बोल रही हूँ कि अभी अपने आप को पॉजिटिव रखो। अभी राइटिंग सुधार और अशुद्धि सुधार की तरफ ध्यान ना देकर रिप्रेजेंटेशन तक की तरफ ध्यान दिया जाए। बाकी फिर टाइम रहेगा तब राइटिंग सुधारेंगे अपन क्लासेस में, है ना। राइटिंग सुधरवाती हूँ मैं, कॉन्फिडेंस नहीं जाने देने का बस बेटा, है ना। और बार बार बोल रही हूँ, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए हो, आम बच्चों में नहीं हो, आम बच्चों से थोड़ा ऊपर हो। ये अपने आप को तसल्ली देने के लिए रखो। और एक बार मेंस देने का मौका मिला है, यही अंतिम बार हो, बस यही बोलूंगी, है ना। क्योंकि तुम देख रहे हो अभी 25 के कोई ठिकाने नहीं है, और फिर उसके बाद में आगे क्या ठिकाने हैं, नोटिफिकेशन नहीं आया है, हम लोगों को उल्लू बना रहे हैं या जो भी है। तो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, दैट्स इट, है ना। यही एटीट्यूड रखो और ऑल द बेस्ट। बस कोई डाउट है तो और पूछ लीजिए जी, है ना। किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है, कुछ है, तो आराम से पूछ लो। बाकी बस बहुत अच्छा लगा। आपके कोई सजेशन है तो वो मुझे बताइए। आपका क्या अनुभव रहा रुचि धर्मन पाठशाला को लेकर, वो बताइए। आपके सजेशन बताइए। ये मेरे तरफ से था जो जितना मैंने आपको जाना। आप लोगों को कैसा क्या लगा, कुछ इंप्रूवमेंट लगा, सजेशन बताएं। क्योंकि अब आप रुचि धर्मन पाठशाला परिवार के सदस्य हैं तो आपके सजेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। बताएं अगला क्या प्रोग्राम या क्या सजेशन कि मैम ऐसा कर लेते, ये हो जाता, यहाँ दिक्कत आ रही है, ये करवा दीजिए। बताओ जी। ऑल क्लियर कि लिखने में आलसी आ रही है तुमको? मैम इम्प्रूवमेंट तो हुआ है बट और कर लेंगे इम्प्रूव। ठीक है सौम्या, वेरी गुड बेटा। सौम्या की कॉपी में इम्प्रूवमेंट दिया है। मैम ज्ञापन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ज्ञापन में कंप्लीट करवा देती हूँ आपको सौम्या, अभी आज ही हो जाएगा। अच्छा, आपके तरफ से नहीं है, ठीक है, मैं मेरे तरफ से भी अगर जो है तो उसको कंप्लीट करा देती हूँ। और बताएं। ज्ञापन कर लें, ज्ञापन नहीं है तो ज्ञापन को छोड़ भी सकते हो, लेकिन ज्ञापन को छोड़ो मत, मैं बोल रही हूँ छोटी सी तो चीज है, यूं चालू हुआ और यूं खत्म हो गया। तो ज्ञापन कर लो तो ज्यादा अच्छा है। ज्ञापन और प्रतिवेदन कर लो क्वेश्चन नंबर 4 में, यही दोनों दिखने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, देखो मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ, है ना, लेकिन तो भी थैंक यू सो मच सौम्या, थैंक यू सो मच।
चलिए इस एंड करें अपने सेशन को फिर। सेशन एंड करें। धन्यवाद बहुत-बहुत, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ अ, मतलब अच्छा एक टेस्ट सीरीज़ का माहौल बन गया, है ना? वेलकम नवीन जी। और बस ईश्वर से यही कामना करूँगी कि आप सभी अपने लक्ष्य को, अपने मंजिल को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें और भगवान करे कि ये मेंस आपके जीवन का अंतिम मेंस हो, कहने का तात्पर्य कि आप इसमें अपनी जो भी डिज़ायर पोस्ट है उसको प्राप्त कर लें। है ना? बार-बार ये जो तुम जीवन-मरण का चक्र है, जैसे जीवन का कहते हैं ना, वैसे ये पीएससी का बड़ा गंदा चक्र है यार। ये मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो गले का निवाला है, जो निगला भी नहीं जाता और उगला भी नहीं जाता। मुझे पता नहीं क्यों पीएससी से ये फीलिंग आती है 50 बार, मुझे लगता है आप भी ऐसा सोच चुके होंगे कि नहीं यार ये अंतिम है, अब इसके बाद मैं इसको नहीं दूँगा। अब प्रीलिम्स निकलना है तो निकले, मेंस निकलना है तो निकले, ये लास्ट चांस है। और फिर अगली वैकेंसी आती है और पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या खलबली मचती, तुम फिर फॉर्म भर देते हो। तो मतलब ये ऐसा चक्र जीवन में फंस गया है पिछले सालों, मतलब जिन लोगों का बार-बार फंस रहा है उसके लिए बोल रही हूँ कि मतलब ये वही कि इससे तुम निकल भी नहीं रहे हो और तुम्हारा भवसागर से पार भी नहीं लग रहा है। तो भगवान करे तुम जल्दी से इस चक्रव्यूह से, इस माया जाल से या इस जीवन मरण के चक्र से फटाक से निकल जाओ और मुक्ति पाओ, है ना? फिर आगे लाइफ तो बढ़ाओ यार, है ना? चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत-बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके सजेशन, आपका प्यार इसी तरीके से बना रहे, ठीक है? धन्यवाद जी। ऑल द बेस्ट, विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट।